आज हम केंद्र सरकार डालेंगे, जो कक्षा 10वीं में, 12वीं में और रीट में हमारे काम आता है बहुत ज्यादा। देखो सरकार, और सरकार के अंदर पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, देखो पहले सरकार की डेफिनेशन बता दूं। राज्य होता है और राज्य में जिन कानूनों का निर्धारण करती है, कानूनों को बनाती है, उनको लागू करती है, वो सरकार होती है। राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य अमूर्त संस्था है, अमूर्त संस्था है। और सरकार मूर्त संस्था है। अब राज्य अदृश्य है, राज्य अदृश्य है, सरकार दृश्य है। सरकार दृश्य, सरकार को हम देख सकते हैं, राज्य को नहीं देख सकते। राज्य को सिर्फ सीमाओं से निर्धारित करते हैं। जब हमको सरकार दिखती है, सरकार ही राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। सरकार ही राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। एक विद्वान हुए हैं गार्डनर, उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य में नीतियों का निर्धारित करती है, यानी एक ऐसी मशीन है, सरकार ऐसी मशीन है, संस्था है जो राज्य में नीतियों का निर्धारण करती है, उनको लागू करती है और ना मानने वाले को दंडित करती है। यानी संस्था एक ऐसी मशीन है, सरकार एक ऐसी मशीन है, संस्था है जो कानूनों का निर्धारण करती है, विद्वान गार्डनर ने कहा था। अब राज्य को हम सिर्फ अपनी सीमाओं से निर्धारित करते हैं, हम राज्य को देख नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार को देख सकते हैं। और जब सरकार किसी राज्य में कानून का निर्धारण करती है, शासन का संचालन करती है, तो उसको हम देख के बोल देते हैं कि ये राज्य की सरकार है, यानी राज्य को उसने मूर्त रूप प्रदान कर दिया। अब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। हमारे जो देखो केंद्र सरकार है यानी संघीय सरकार, संघीय व्यवस्थाएं पढ़ते हैं हम, संघीय सरकार पढ़ते हैं हम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है। तो में जो हमारी संसद है, यानी संघीय संसद को 3 प्रणालियां होती हैं सरकार की, यानी सरकार की 3 प्रणालियां होती हैं। व्यवस्थापिका, 3 भाग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब देखो जो व्यवस्थापिका होती है वो कानूनों का निर्धारण करती है, कानून बनाती है, यानी नीति बनाती है, नीति निर्धारण करती है, नीति निर्धारण, नीति निर्धारण, नीति निर्धारण करना है। कार्यपालिका का जो भाग है, कार्यपालिका का जो काम है, ये नीतियों को लागू करती है, क्रियान्वय करती है, यानी कानूनों का क्रियान्वय करना, कानूनों का क्रियान्वय, क्रियान्वय करना है, यानी कानूनों को या नीतियों को लागू करना, लागू करना है। न्यायपालिका, तो ये जो कानून होते हैं उनकी समीक्षा करना है, कानून की समीक्षा करना, यानी कानून सही है या गलत है, और कानून को नहीं मानने को भी क्या करना है, जो नहीं मानते उनको भी दंडित करना होता है। अब देखो सबसे पहले हम व्यवस्थापिका के अंदर संसद पढ़ेंगे। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 से मिलकर बनी होती है संसद। अब देखो केंद्र सरकार का जो प्रमुख भाग है वो संसद है। संसद अनुच्छेद 79,
अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, यानी संसद के 3 निश्चित होते हैं। संसद किससे मिलकर बनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। अब देखो, राज्यसभा को हमें उच्च सदन स्थायी सदन कहते हैं। कभी नहीं विघटन होने वाला, यानी स्थायी होती है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा हर 5 साल में इसका विघटन हो जाता है। अब देखो, लोकसभा को हम निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन आदि नामों से जानते हैं। शक्तिशाली सदन लोकसभा ही होता है कि उसमें मेंबर्स ज्यादा होते हैं और सारी शक्तियां ज्यादातर लोकसभा के पास होती हैं। अब ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का हम उल्लेख कार्यकाल काम करते हैं, जिसका अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक उल्लेख है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक। अब देखो, राज्यसभा, लोकसभा, अगर हम संसद की योग्यता देखें, जो संसद के सदस्यों की जो योग्यताएं वो अनुच्छेद 84 के अनुसार होती हैं। अनुच्छेद 84 के अनुसार, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी योग्यता 84 के अनुसार ही होंगी। अब देखो, जो राज्यसभा है इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 80 के अनुसार, और जो लोकसभा का गठन है वो अनुच्छेद 81 के अनुसार। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सरेला संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। 79, 80, 81 में इनका गठन दिया गया है। अब हम सर्वप्रथम ले लेते हैं लोकसभा को। अब देखो, सर्वप्रथम हम लोकसभा का गठन पढ़ते हैं। लोकसभा, सर लोकसभा गठन कौन करता है? लोकसभा का जो गठन है वो सदस्यों से मिलकर बना होता है। उसमें सदस्य संख्या है, कार्यकाल है, नीति निर्धारक है, कानून है, निर्वाचन है, बहुत सारे। अब देखो, जो लोकसभा का गठन है वो अनुच्छेद 81 के अनुसार है। सर्वप्रथम जो पहले पढ़ाएगी वो है सदस्य संख्या। देखो, मूल संविधान में सदस्य संख्या 500 थी। लोकसभा की सदस्य संख्या जो मूल संविधान में थी वो 500 थी। 1961 में गोवा राज्य आजाद हो गया, दमनदीप आजाद हो गया, और गोवा और दमनदीप को 61 में भारत में मिला दिया गया। भारत में मिला दिया गोवा व दमनदीप। अब इनको बढ़ा दिया तो इनकी जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का और बढ़ोतरी हो गई। तो गोवा दमनदीप पुनर्गठन आयोग 1987 के
आयोग अधिनियम 1987, अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा की सीटें अधिकतम 552 कर दी गई। अधिकतम सीटें 552 कर दी गई। अब अधिकतम सीटें 552 कर दी गई तो इनका भी बंटवारा किया गया। तो इन सीटों का जब बंटवारा किया गया तो 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये राज्यों से। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि हमको 550 सीट अधिकतम पढ़नी है। 121वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य मनोनीत करता राष्ट्रपति, ये प्रथा हटा दी गई है। अब 2000 जो अब वर्तमान में जो हमारी संसद चल रही है उसकी लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है। तो ये 21वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, अब नहीं होते हैं। एंग्लो इंडियन जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो नहीं होते हैं। 550 अधिकतम होते हैं, यानी 543 पे चुनाव होगा। वर्तमान में जो निर्वाचन होता है वो 543 पे होता है। वर्तमान में जो निर्वाचन होता है वो 543 पे होता है और 2 मनोनीत होते थे, यानी 545 संख्या थी टोटल। अब 2 सदस्यों को हटा दिया गया है, 543 ही रह गई है। और 543 में 530 राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। यह सदस्य संख्या हो गई लोकसभा की। अब देखो कार्यकाल वैसे तो लोकसभा के आधार पर होता है, लेकिन जो निश्चित कार्यकाल कर रखा है इसका 5 वर्ष है। 5 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको समय से पहले भी भंग कर सकता है और अब तक ऐसा 9 बार हो चुका है। 9 बार हो चुका है। कार्यकाल की बात करें, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल, तो कार्यकाल की बात करें सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको समय से पहले भी भंग कर सकता है। अब देखो कार्यकाल हो गया निर्वाचन। निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, यानी जनता सीधा इसके सदस्यों का चुनाव करती है। तो वयस्क मताधिकार द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। कार्यकाल हो गया, निर्वाचन हो गया। अब देखो इसकी योग्यताएं, तो योग्यताएं भी 84 के अनुसार ही आएंगी। देखो इसकी योग्यताएं, नंबर 1, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो है भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, वो है 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, वो है दिवालिया ना हो, पागल ना हो, किसी न्यायालय द्वारा दंडित ना किया गया हो, दंडित ना किया गया हो। मतलब दिवालिया, जान तो दिवालिया का मतलब ऐसा है कि उस व्यक्ति पर ऐसा कर्ज नहीं होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति को बेचकर भी उस कर्ज को ना चुका पाए। जैसे अभी एयरसेल दिवालिया हो गई थी, तो ऐसा मतलब किसी पर कर्ज नहीं होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति को बेचकर भी उस कर्ज को ना चुका पाए। योग्यताएं हो गई, कार्यकाल हो गया, निर्वाचन हो गया। देखो अधिवेशन, अधिवेशन
अब देखो लोकसभा की जो 2 बैठक होती हैं, यानी 6 माह से उन लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति ही बुलाता है और उनको वही स्थगित करता है बैठकों को। लेकिन लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, जिसको अधिवेशन कहते हैं। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, ये अधिवेशन है तुम्हारा। अब देखो पदाधिकारी, तो लोकसभा के पदाधिकारी 2 पदाधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब देखो पदाधिकारियों की बात करें तो अनुच्छेद 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं। 93 के अनुसार पदाधिकारियों की बात करें हम तो लोकसभा के पदाधिकारी, तो लोकसभा अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के पदाधिकारी चुने जाते हैं। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, और उपाध्यक्ष उन्हीं में से चुना जाता है। बस इतना है कि जो सत्ता में होती है उसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष की पार्टी का होता है, विपक्ष की पार्टी का। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की बात करें हम तो लोकसभा का अध्यक्ष जो कार्य है, सदन में शांति बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है। अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको सदन से बाहर करना, गेट आउट करना है। और कुछ मुख्य प्रवर समितियां होती हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करना है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके कोई ऐसे कार्य नहीं है, बस इसका एक ही कार्य है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नानी के तरह हो, घूमने चला गया हो, समाचार उसकी मृत्यु हो गई हो। देखो लोकसभा अध्यक्ष की अगर यानी उसने त्याग पत्र दे दिया है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या वो सदन में आने में असमर्थ है, या किसी विदेश यात्रा पे गया हो, तो ऐसे में उसके कार्यभारों को लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही संभालता है। अब पदाधिकारी हो गए तुम्हारे, कार्यकाल हो गया, निर्वाचन हो गया, और तुम्हारी सदस्य संख्या हो गई, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति हो गई। ये तुम्हारी लोकसभा का गठन कंप्लीट है। इसके बाद आते हैं हम लोकसभा राज्यसभा के गठन की बात करते हैं। वही से में गठन की बात करेंगे तो गठन राज्यसभा का, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दे रखा है। अधिकतम सदस्य संख्या इसमें जो है टोटल 250 है। सदस्य संख्या की बात करें हम, सदस्य संख्या 250। अब इसमें से 12 सदस्य 250 में से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, संस्कृति, साहित्य, कानून यानी विधि, नृत्य, गायन यानी नाचो कूदवो, नृत्य, गायन, वादन, विज्ञान आदि में विशेष अनुभव रखते हो, तो ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 मनोनीत करता है। निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमित पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी इसका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसके चुनाव में भाग लेते हैं। यानी संपूर्ण भारत की जितनी भी विधायिका हैं, यानी विधानसभा, उनके निर्वाचित सदस्य इनके सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा सदस्य जो चुने जाएंगे वो भारत की जितनी भी विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये चुने जाएंगे। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होता है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होता है। यानी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सीटों पर
10 सदस्य निर्वाचित होते हैं राजस्थान में से, 10 सदस्य। और विधानसभा की सीट कितनी है हमारे यहाँ पे? 200 सदस्य यहाँ से निर्वाचित होते हैं। हमारे यहाँ मनोनीत नहीं होता है कोई भी। अगर किसी को एंग्लो इंडियन या कोई विशेष वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो एक ही सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, लेकिन राजस्थान में 200 सदस्य निर्वाचित हैं। और यहाँ सदस्य संख्या है राज्यसभा की 10 और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान से 25। कितने चुने जाते हैं? 25 चुने जाते हैं। अब ये सदस्य संख्या हो गई। अब देखो इसके कार्यकाल की बात करें तो अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता है। राज्यसभा तो स्थायी है, कभी विघटन ही नहीं होती है। उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है यानी 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद हर 2 वर्ष में 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका मतलब राज्यसभा कभी विघटन नहीं होती है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, उसके सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। अब पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारी इसके नंबर 1 सभापति और उपसभापति। अब देखो इनमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ इनको थोड़ी सी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति। पदेन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। अब भारत का उपराष्ट्रपति है तो उसका कार्यकाल 66 के अनुसार 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, इसलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके सभापति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। क्यों? क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति है और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसलिए यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है। उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होगा, क्योंकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अब इसकी योग्यताओं की बात करें, योग्यताएं भी अनुच्छेद 84 के अनुसार ही है। यानी वो भारत का नागरिक हो, वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और एक विशेष की वो है 35 वर्ष से पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष से पूर्ण कर चुका हो। और लोकसभा में कितनी थी? 25 वर्ष। यहाँ कितनी है? 35 वर्ष। ये विशेष ध्यान रखनी है तुमको। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको 35 वर्ष चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, इसकी विशेषताएं, सॉरी योग्यताएं। ये तुम्हारे कार्यकाल हो गया, पदाधिकारी हो गए और तुम्हारी सदस्यों की योग्यताएं हो गई, सदस्यों का कार्यकाल हो गया। अब देखो तुम, अब इसमें एक चीज ज्यादा है इसकी राज्यसभा की। अब शक्ति पढ़ेंगे हम लोकसभा की, तो लोकसभा की विधायी शक्ति है, संविधान संशोधन शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। तो ये लोकसभा की है, राज्यसभा की भी है। लेकिन राज्यसभा को लोकसभा से 2 अलग शक्तियां दे रखी हैं, विशेष शक्ति। वैसे शक्तियों में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन 2 शक्ति राज्यसभा को दे रखी है। 2 शक्ति राज्यसभा को दे रखी है जो लोकसभा को नहीं दे रखी है। और 2 विशेष शक्ति भी तुमको याद रखनी है, अनुच्छेद 312 के अनुसार और अनुच्छेद 249 के अनुसार। अब ये 2 विशेष शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। तो राज्यसभा की बात करें हम, तो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा न्यू अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। न्यू अखिल भारतीय यानी जो प्रशासनिक सेवाएं
न्यू अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का सृजन कर सकती है, सृजन कर सकती है। यानी पहले दो ही प्रशासनिक सेवाएं थी हमारी, जो दो अखिल भारतीय सेवाएं थी, आईएएस और आईपीएस। बाद में एक और न्यू अखिल भारतीय सेवाएं आईएफएस का निर्माण कर दिया राज्यसभा ने। तो इसको राज्यसभा को विशेष शक्ति है कि न्यू अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इनमें से ये फॉरेस्ट सर्विस ने 75 के 78 के बीच में न्यू अखिल भारतीय सेवाओं का ये सृजन किया था। तो इसको एक विशेष शक्ति है कि न्यू अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। दूसरी है अनुच्छेद 249। तो इसके अनुसार राज्यसभा राज्य विषय के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी राज्यसभा को लगे कि यह विषय ऐसा है कि पूरे राष्ट्र के काम आ सकता है, तो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यह 249 में दे रखा है। अब हम बात करें, देखो 3 सूचियां हैं हमारी जो कानून की, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन तीनों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। यानी संघ सूची में पहले जो मूल संविधान में 97 कितनी थी, 97 थी। समवर्ती सूची में 47 और इसमें 62। राज्य सूची में कितनी थी, 66 थी, 66। राज्य सूची में 66, जिनको घटा के अब कर दिया है 52, इनको बढ़ा के कर दिया है 62 और इनको बढ़ा के कर दिया है 99। तो वर्तमान में जो राज्य सूची, संवर्ती सूची और इनके जो विषय हैं वर्तमान में वो इस प्रकार ही हैं जो मैंने लिख रखे हैं। वर्तमान में इसमें 99 है संघ सूची में, जो पहले 97 थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 62 विषय हैं जो पहले 47 थे, और जो राज्य सूची में 66 विषय थे उनको घटा के 52 कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जो राज्य सूची का कोई भी विषय 52 विषयों में से अगर राज्यसभा को लगे कि वो राष्ट्रीय विषय का घोषित हो सकता है, तो ऐसे विषय को घोषित कर सकती है। तो वो 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ठीक है, थैंक यू गाइज आज के लिए। थैंक यू सर।